सक्सेस टू ऑल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बहुत सारे एग्ज़ाम जो है अभी कंडक्ट होने वाले हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जैसे बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, साथ में बीएसएससी। तो सभी एग्ज़ाम के लिए आपको हिस्ट्री इम्पोर्टेंट है और हिस्ट्री अगर आप कर लेते हैं तो आपका जो है 5 से 7 क्वेश्चन कन्फर्म हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि हम आज प्राचीन इतिहास के वर्णन करेंगे, अर्थात जितने भी प्राचीन इतिहास के फैक्ट हैं उनको बताएंगे। प्राचीन इतिहास में हमें क्या क्या पढ़ना होता है ये समझ लीजिए। प्राचीन इतिहास में हमको पाषाण काल जानना होता है। प्राचीन इतिहास में हमें सिंधु घाटी सभ्यता को जानना होता है, वैदिक सभ्यता को जानना होता है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म को जानना होता है, मगध साम्राज्य को जानना होता है और साथ में गुप्त साम्राज्य को जानना होता है। अगर आप इतना पढ़ते हैं तो 100% है कि इसी से एग्जाम में पूछे जाते हैं और इतना पढ़ने के बाद आपका प्राचीन इतिहास कंफर्म हो जाएगा और 5 से 6 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो चलिए हम बिना देरी किए आगे आपको बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए पाषाण काल की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। प्राग ऐतिहासिक काल या पाषाण काल जो है अज्ञात से लेकर के 1000 बीसी तक चला था। बीसी का मतलब ईसा पूर्व होता है और आपको ध्यान रखना है कि इसको डिवाइड करके हम लोग जानते हैं, जिसमें से एक होता है आपका पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का टेन्यूर देखें तो आप 25 लाख से 10,000 ईसा पूर्व बीसी तक आप मान सकते हैं। वही अगर आप इसका टेन्यूर देखें मध्य पाषाण काल के तो 8,000 से लेकर के 4,000 बीसी तक है। वही नव पाषाण काल की बात करें तो ये 4,000 से लेकर के 1,000 बीसी तक है। अर्थात ये टेन्यूर से पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये काल खंडों में बांट करके हम पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल से पूछे जाने वाले जो भी फैक्ट हैं उन फैक्टों को लिया गया है। प्रागैतिहासिक काल का अर्थ है प्रागैतिहासिक, जो इस इतिहास से पूर्व का युग को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अर्थात जब इतिहास नहीं लिखा गया था उससे पूर्व के युग को हम प्रागैतिहासिक काल के रूप में वर्णित करते हैं। प्रागैतिहासिक काल में जिसकी जानकारी पुरातात्विक स्रोत, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, पुरातात्विक स्रोत से प्राप्त हुए हैं। मतलब इसकी जानकारी जो है ना, जितने भी जानकारियाँ मिली हैं इसके साहित्य कोई स्रोत नहीं है बल्कि पुरातात्विक स्रोत है और पुरातात्विक स्रोत के जरिए मिला गया है। बोला है लिखित कोई रूप नहीं है, यहाँ पे बोल दिया है। इस युग को प्रस्तर युग के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि प्रस्तर युग कौन था। पत्थरों का युग या प्रस्तर युग उसी को कहते हैं। उसके बाद आता है अदैतिहासिक काल। इस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद भी उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। मतलब जब लिखने की कला तो थी लेकिन पढ़ा नहीं जाता था, उसको हम अदैतिहासिक काल के रूप में जानते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल का मतलब होता है मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसमें लिखित विवरण उपलब्ध हो और उसको पढ़ा भी गया हो, उसको कहते हैं हम। तो ऐतिहासिक काल आपका हो गया जिसमें लिखित विवरण हो, इस बात को ध्यान में कर लीजिए। आगे प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। आगे आपको है पूरा पाषाण काल के बारे में सबसे पहले पढ़ना है, जिसको हम पैलियोलिथिक एज के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी पैलियोलिथिक एज जो है आपसे पूछ लिया जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। बोला है इस समय मानव गुफाओं में रहते थे और जो अपने हर कार्य के लिए पत्थरों का प्रयोग करते थे। पूरा पाषाण काल में मतलब पत्थर पर पूरा डिपेंड थे। साथ ही उन्हें पत्थरों की सहायता से लोग अपने भोजन के लिए जंगली जानवरों का शिकार करना, जंगली फलों का और सब्जी को इकट्ठा करना, ये सब कार्य पत्थर से ही किया करते थे। इस एज को हम पूरा पाषाण काल के रूप में जानते हैं। पैलियोलिथिक एज की ही बात कर लेते हैं। अभी पैलियोलिथिक एज में ही इकट्ठा किए गए भोजन कच्चे खा जाते थे। ठीक है, भोजन पकाने की किसी भी प्रकार का जानकारी यहाँ पे नहीं मिला है, इस बात को ध्यान में रखें। परंतु इस समय का मानव आग की खोज कर तो लिया, मतलब आग पूरा पाषाण काल में ही खोजे जा चुके थे। तो इस ध्यान में रखना है कि पूरा पाषाण काल में ही आग की खोज की गई, लेकिन पकाने के जो है ना तरीके नहीं जानते थे, लेकिन प्रयोग करना नहीं जानते थे। इस बात को ध्यान में करना है। आगे बोला है पूरा पाषाण काल की बात करें तो होमो सेपियंस पहली बार इस चरण के अंतिम दिखाई दिए हैं। मतलब होमो सेपियंस जो है ना पूरा पाषाण काल में ही अंतिम चरण में दिखाई दिए हैं।
भारत में इन मानव के रहने का शुरुआती प्रमाण 5 लाख ईसा पूर्व में मिलता है। इस बात को ध्यान में रखिए। अब इस पूरा पाषाण काल को भी डिवाइड किया गया है और इनको 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ा जाता है। एक भाग है लोअर, जिसको निम्न पूरा पाषाण कहते हैं। दूसरा भाग है मध्य, जिसको हम मिडल पैलियोलिथिक एज कहते हैं। और एक होता है उच्च पूरा पाषाण काल, जिसको अपर पैलियोलिथिक एज कहा जाता है। इसीलिए पूरा पाषाण काल को 3 भागों में डिवाइड करके उनके कालखंडों के अनुसार बताया गया है। पहले हम निम्न पूरा पाषाण काल लोअर पैलियोलिथिक एज की बात करेंगे। इस युग में 2 अलग अलग प्रकार के उपकरणों देखे गए हैं। एक है चापिंग पेबुल संस्कृति। आप याद रखिए, चापुल जो पेबुल संस्कृति है वो पत्थरों के आकृति के लेकर के बताया गया है। तो सिर्फ आपसे डायरेक्टली यही पूछ दिया जाता है कि भाई ये संस्कृति किस एज में का है, तो निम्न पूरा पाषाण काल का है। बस यही क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ध्यान में रखना है। मतलब इसमें एक तरफा धार वाला पत्थर हुआ करता था, जिसे काटने में प्रयोग किया जाता था। अब हम निम्न पूरा पाषाण काल की बात ही करते हैं अभी। इसमें जो है इसके उपकरण सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। तो सोहन नदी घाटी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि किस जगह से निम्न पूरा पाषाण काल की प्रमाण मिले हैं। तो सोहन नदी, जिसको सोहन संस्कृति के नाम से जानते हैं, कहाँ पे है? पंजाब में। इस बात को ध्यान में कर लीजिए। अगला है इसी काल में हैंड एक्स संस्कृति भी मिलता है। तो आप हैंड एक्स संस्कृति को भी ध्यान रखेंगे। इसमें जो होता था स्क्रैपर या खुर्ची जो है ना, पत्थर का बना होता था। ये देखिए खुरचने वाला हुआ करता था। इसके उपकरण सर्वप्रथम मद्रास से मिले हैं, और इसके उपकरण जो है आपको मद्रास से, इससे पहले हम पंजाब से बताए हैं, और इसका जो है ना मद्रास से मिला है। बाद मुद्राई या अति परक्कम से प्राप्त हुए हैं। जगह का नाम है मद्रास के। अब हम मध्य पाषाण काल की बात करेंगे। मध्य पाषाण, पूरा पाषाण काल के हम बारे में कब बता दिए हैं। मध्य पाषाण काल में क्या है कि इसको हम जेस्पर चट पत्थरों का प्रयोग प्रमुख कच्चे माल के रूप में होने लगे थे। तो जेस्पर पत्थर का प्रयोग किस काल में हुआ है? तो मिडल, जिसको हम मिडल पैलियोलिथिक एज कहते हैं। और इस समय के मुख्य और औजार फलक और बेदनी हुआ करते थे। पूछा जाता है कि फलक और बेदनी का प्रयोग मनुष्य कब करना शुरू कर दिया था? तो आपको ध्यान रखना है मिडल एज में, मिडल पूरा पाषाण काल में होना शुरू किया। मध्य पाषाण काल में जो है ना फलक संस्कृति, जिसके कारण फलक चीज़ों को प्रयोग करने के कारण फलक संस्कृति के नाम से जाना गया। इसके प्रमुख स्थान जो है ना उत्तर प्रदेश के चकिया में और मिर्ज़ापुर में, वही बेलन घाटी मध्य प्रदेश में, भीमबेटका मध्य प्रदेश। तो पूछा जाता है कि भीमबेटका जो है ना मध्य प्रदेश का किस पाषाण काल की प्रमाण देता है? तो आपको ध्यान रखना है मध्य पाषाण काल। वही सोन घाटी की बात कर रहे हैं, राजस्थान के बगान इस काल के उपकरण, सोन नदी के घाटी और राजस्थान के बगान, ये सब मिडल पाषाण काल के उदाहरण हैं। अब हम उच्च पूरा पाषाण काल की बात कर ले रहे हैं। इस काल का मुख्य उपकरण ब्लेड है। ब्लेड का प्रयोग किस काल का है? तो उच्च पूरा पाषाण काल। ब्लेड पतले और संकरे आकार का फलक होता था, ठीक है, जो दोनों किनारे समांतर हुआ करती थी। आगे बोला है इस काल में अस्थि हड्डी के उपकरण बनाने जाने लगे। अब पत्थर से अब लोग कहाँ पर आ गए? तो उच्च पूरा पाषाण काल में हड्डी के उपकरण बनाए जाने लगे। लोग अब हड्डी का उपयोग करना शुरू कर दिया। यह दक्षिण के आंध्र प्रदेश, रेनीगुंटूर और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के रेनीगुंटूर और कर्नाटक के सोरापुर। तो सोरापुर और रेनीगुंटूर को आपको ध्यान रखना है, ये पाषाण संस्कृति के उदाहरण मिलते हैं। उसके बाद है मध्य पाषाण काल। अभी और थोड़ा सा बताना है इसमें। मध्य पाषाण काल युग में 8000 वर्ष ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। मध्य पाषाण काल जो है आपका 8000 से 4000 ईसा BC तक का है, पहले ही बता चुके हैं। और इसमें जो है गर्म और शुष्क हो गया जलवायु, जिसके कारण लोग के रहन सहन बदल गए और जीव जंतु वनस्पति भी बदल गया। गर्म होने के कारण जीव जंतु सभी बदल गए, जिससे इंसानों के लिए नए क्षेत्रों जाना संभव हो गया। अब गर्म होने से लोग जो है ना निकल कर के बाहर घूमना शुरू किए। मध्य पाषाण काल यही है आपका
ध्यान रखना है। साथ ही इस काल और में औजार बनाने की तकनीकी विकसित हो गया, औजार बनाना लोग शुरू कर दिए। क्वार्टजाइट के अलावा छोटे पत्थरों किया जाने लगा, मतलब छोटे पत्थर का उपयोग किए जाने लगे। लोग शिकार में इस तरह के प्रयोग करते थे। इस समय का मानव पशु के रूप में कुत्ता को जो कि आदमगढ़ से मिला है। तो पूछा जाता है कि सबसे पहले मनुष्य किससे पालतू बनाया था, तो कुत्ता को। और इसके प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, तो आदमगढ़ मध्य प्रदेश से मिलते हैं और बागौर राजस्थान से भी मिलते हैं। बागौर राजस्थान और आदमगढ़ मध्य प्रदेश। इस बात को ध्यान रखना है कि कुत्ता को साक्ष्य बनाने का प्रमाण कहाँ से मिले हैं। इस युग के रहन सहन की जानकारी पत्थरों की गुफाओं में रुक गया। इस युग में रहन सहन की जानकारी पत्थरों की गुफाओं में दीवारों पर बनाए गए। मतलब कहने का मतलब है रहन सहन की जानकारी कहाँ पर बनाए गए, पत्थर के गुफा पर, ठीक है। और चित्रों की नक्काशी किए गए, मतलब चित्र उभारे गए, जो कि यहाँ पे चित्र दिखाई दे रहा है। ये सब चित्र जो है ना, ये सब चित्र को दिखाए गए हैं वहाँ पे नक्काशी करके। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद प्रतापगढ़ से छोटी बस्ती का साक्ष्य मिला है। इसके साथ अतिरिक्त अनेक छोटी भट्टियां, झोपड़ी, फर्श, दाह संस्कार के प्रमाण यहाँ से मिले हैं। यहाँ से मानवीय आक्रमण के युद्ध का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। तो मानवीय आक्रमण के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, यहीं से इलाहाबाद से मिले हैं। इस काल में अस्थिपंजर, पहले अवशेष तथा हड्डियों के आभूषण प्रतापगढ़, सराय नाहर राय तथा महदा नामक स्थान से प्राप्त किए गए हैं। मतलब अस्थि पंजर के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो ये ध्यान रखना है। हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो ये उत्तर प्रदेश के सराय नाहर राय महदा नामक स्थान से मिला है। साथ में यहाँ से बारहसिंघा, ठीक है, बारहसिंघा के, भैंस के, हाथी के, सुअर के, कछुए के पक्तियों के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब है कि जो पाषाण काल में लोग जो है बरसिंगा, भैंस, हाथी, सुअर और कछुए से परिचित थे, मतलब लोग इसको जानते थे, तभी चित्र मिले हैं। यहाँ से अनेक सावधान, मतलब शव को दफनाने के, 2 व्यक्तियों को एक साथ दफनाने की प्रमाण यहीं से मिला है, उत्तर प्रदेश के सराय नाहर से। इस बात को ध्यान में रखना है। इस काल के प्रमुख केंद्र बेतवा घाटी, सोन घाटी और कृष्ण घाटी, बेलन घाटी प्रमुख केंद्र था। मतलब यहाँ के ये सब केंद्र बने हुए थे, सभी नदियों के घाटी पर बनाए गए थे। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी CL कलाई ने दिया है। CL कलाई का नाम याद रखेंगे कि मध्य पाषाण काल की जानकारी किसने दिया है। अब हम नव पाषाण काल की बात करेंगे। 4000 से लेकर के 1000 BC तक है नव पाषाण काल, जिसको हम नियोलिथिक शब्द के रूप में जानते हैं। नियोलिथिक एज है ये। जॉन बुलाक के पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स में प्राप्त हुआ है। ये इसने 1885 में प्रकाशित किया था। उसी के किताब से हमको नियोलिथिक एज के बारे में जानकारी मिलता है। इस समय का मानव पूरा पाषाण मध्य पाषाण की अपेक्षा अधिक बदलाव हुआ, मतलब पहले की अपेक्षा लोगों में बदलाव देखने को मिलता है। आगे है प्रश्न आपको, इस युग में अग्नि से भोजन पकाने की तकनीक प्रारंभ हो गए, मतलब आग का प्रयोग करना लोग शुरू कर दिया। हालांकि आग की जानकारी पूरा पाषाण काल में ही हो गया था, लेकिन आग का प्रयोग करना लोग इसी युग में सीखा। इस काल की, तो पूछा जाता है कि किस काल में आग के प्रयोग करना सीखा, तो वहाँ पे नव पाषाण काल होता है। लेकिन किस काल में आग की खोज हुई, तो पूरा पाषाण काल होता है। इस बात को ध्यान रखना है। 2 ऐसे चीज़ें हैं जो सेम क्वेश्चन लग रहे हैं लेकिन गलती हो जाते हैं। आग का प्रयोग और आग का आविष्कार अलग अलग चीज़ें हैं। बोला पाकिस्तान में खाना बनाने के रूप में का प्रयोग कर दिया, यहाँ पे ध्यान रखना है। पाकिस्तान में स्थित मेहरगढ़ से गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। तो पूछा जाता है कि गेहूं का साक्ष्य कहाँ से मिला है, मेहरगढ़। जौ की 3 मतलब गेहूं की 3 और जौ की 2 साथ कपास की खेती का साक्ष्य मिले हैं। तो याद रखना है कि हो गया।
कपास की जानकारी, गेहूं की जानकारी, जौ की जानकारी इसी युग में हो गया, यानी नवपाषाण काल में। याद रखिएगा कि कब हो गया, नवपाषाण काल में। इसके अलावा यहाँ से कच्ची ईंटों, ठीक है, आयताकार मकान, गोलाकार और मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुए हैं। तो मेहरगढ़ से ये सारे चीज़ प्राप्त हुए हैं, याद रखना। ये पाकिस्तान में ये मेहरगढ़ पड़ता है। गेहूं के साक्ष्य, जौ के साक्ष्य, कपास के साक्ष्य, कच्ची ईंट के साक्ष्य मिले हैं, मकान, गोलाकार मकान, और मेहरगढ़ से ये सारे चीज़ मिले हैं। बोला है मेहरगढ़ में बेलन घाटी क्षेत्र में स्थित इस स्थल से पशुपालन का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। पशुपालन के भी स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं, जिनमें 3 बहुत दरवाजे तथा 28 स्तंभ गर्त है। इसमें 20 से अधिक पशुएं बंधे हुए थे। आगे है उतनूर और पयालमी, ये आंध्र प्रदेश में। याद रखिएगा, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अभी हम आपको बता दिए कपड़े का निर्माण की जानकारी भी इसी में मिल गया है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगला है ताम्रपाषाण युग आ जाता है। नवपाषाण के बाद आता है ताम्र। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो सजाने के लिए याद रखिए, पहले पूरा पाषाण आया, फिर मध्य पाषाण आया, पहले पूरा पाषाण काल आया, फिर मध्य पाषाण काल आया, फिर उसके बाद है क्या कहते हैं, नवपाषाण काल आया, ठीक है, और उसके बाद आया है आपका ताम्रपाषाण। ताम्रपाषाण काल को कभी कभी चैल्कोलिथिक पीरियड भी लिखा रहता है, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे कि अंग्रेजी में भी ध्यान रख लेंगे कि ताम्रपाषाण काल को ही चैल्कोलिथिक एज कहते हैं। तो उस समय ताम्रपाषाण, पूरा पाषाण, इस तरह के पेलियोलिथिक एज करके आएगा, तो उस समय ध्यान रखना है कि किसको क्या अंग्रेजी में बोल रहे हैं, तो थोड़ा सा अंग्रेजी में भी ध्यान कर लेंगे। ताम्रपाषाण युग या ताम्रपाषाण संस्कृति का आरंभ नवपाषाण युग के बाद हुआ, मतलब नवपाषाण युग के बाद ताम्रपाषाण आया है। ताम्रपाषाण मतलब सजाने के लिए जब देगा तो उस समय ध्यान रखना है कि सबसे लास्ट में। ताम्रपाषाण युग या ताम्रपाषाण संस्कृति उपकरण, औजार, हथियार के निर्माण में पत्थर के साथ साथ तांबे का उपयोग किया जाने लगा, तो इसीलिए इसको ताम्रपाषाण युग कहा जाता है। याद रखिएगा, मनुष्य का प्रयोग किया जाने वाला पहला जो है धातु तांबा ही है, इस बात को ध्यान में रखेंगे, इसीलिए इसे ताम्रपाषाण युग के नाम से जानते हैं। ताम्रपाषाण युग या कैल्कोलिथिक युग में जो होता है, नवपाषाण युग के अंत में धातु का प्रयोग बढ़ने लग गया और धातु में तांबे का प्रयोग हुआ, जैसा कि बता दिए हैं। ये सारे चीज़ है ताम्रपाषाण युग कहा गया, जिसका अर्थ होता है पत्थर और तांबा, पत्थर और तांबा। अगला है ताम्रपाषाण युग के बारे में और कुछ भी पूछे जाते हैं। भेड़, बकरी, गाय, भैंस, सूअर लोग पालते थे। तो याद रखिएगा कि जो प्राचीन सभ्यता थी, उस प्राचीन सभ्यता में मतलब लोग किस किस से परिचित थे, तो भेड़ से, बकरी से, गाय से, भैंस से, सूअर से। इस बात को ध्यान में रखिएगा, घोड़ा से नहीं थे। इसलिए कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि किससे परिचित नहीं थे, तो घोड़ा से नहीं थे। ऊंट से लोग परिचित थे, ऊंट के अवशेष से पता चलता है, और घोड़े से परिचित नहीं थे, जैसा कि हम बता ही दिए हैं। अब ताम्रपाषाण युग की थोड़ा सा देख लीजिए। ताम्रपाषाण काल के लोग वस्त्र निर्माण करना जानते थे। मिट्टी के खिलौने, जिसको टेराकोटा के नाम से जानते हैं, कारीगर थे। सभी कुम्हार, धातुकार, हाथी दांत के शिल्पी और चूना बनाने के कारीगर हुआ करते थे। मतलब कुम्हार हुआ करते थे जो घड़ा बनाते थे, धातुकार हुआ करते थे, हाथी दांत के से सजाने वाला लोग बनाने वाला था, चूना बनाने के कारीगर थे। ये सब चीज़ कारीगर उस समय थे, तो याद रखिएगा, इससे पूछे जाते हैं एग्जाम में। ताम्रपाषाण युग के बारे में और भी कुछ जान लेते हैं। ताम्रपाषाण युग का मृदभांड ये है, ठीक है। ये मृदभांड को भी देख लीजिए। मिट्टी के बर्तन को हम मृदभांड कहते हैं, और इस समय के जो मृदभांड हुआ करते थे वो काले और लाल रंग का होता है। एक जगह हमको धूसर रंग भी पढ़ना है, तो याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ताम्रपाषाण के मृदभांड किस रंग के थे, तो काले और लाल रंग के थे, जो कि चाक पर बनते थे। कभी कभार इन पर सफ़ेद रंग की जो है रेखाएं, आकृति होती थी। तो ये जो रेखा इस पर लिखा हुआ है, चाक पर बनता था काले और लाल रंग का, लेकिन कभी कभी इस पर सफ़ेद जो है ना रेखाएं भी खींच दिए जाते थे। भारत में ताम्रपाषाण युग की बस्ती कहाँ कहाँ पे है, तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में मिलता है, मालवा में मिलता है, मांडला में मिलता है, और एरन, गुना में
मिलता है। ध्यान कर लेंगे, ये मतलब भारत में प्राप्त होते हैं। आगे है आपको सिंधु घाटी सभ्यता। अब आता है सिंधु घाटी सभ्यता। जैसा कि हम आपको बताएं कि पाषाण संस्कृति से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मैंने पाषाण आपको बता दिया है। अब पाषाण का मतलब पत्थर होता है, पत्थर एज खत्म हो गया है, उसके बाद शुरू होता है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। सिंधु नदी के तट पर है, इसीलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। साथ ही हड़प्पा सभ्यता तथा हड़प्पियन सभ्यता आदि नामों से भी जाना जाता है। मतलब इसको सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पियन सभ्यता के नाम से जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जो है हड़प्पा सभ्यता पुकारा ज़्यादातर उचित है। मतलब कई विद्वानों का मत है कि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता पुकारा जाना ज़्यादा सही होगा। सिंधु सभ्यता से अच्छा है कि हड़प्पा सभ्यता कहें, क्योंकि हड़प्पा इस सभ्यता का प्रमुख केंद्र था। मतलब इसी सभ्यता का मेन केंद्र पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का मेन केंद्र कौन था, तो हड़प्पा। तो अब है खोज सर्वप्रथम की गई थी, मतलब क्योंकि हड़प्पा की खोज पहले हुआ था इसलिए ऐसा लोग कह रहे हैं। इस बात को ध्यान में कर लीजिए। अब है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में और कुछ जानकारी है। सिंधु घाटी सभ्यता को अंग्रेजी में इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है सिंधु घाटी सभ्यता अपने समय की सबसे आधुनिक और सुविकसित सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता अपने समय के सबसे सुविकसित सभ्यता है, सुनियोजित सभ्यता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए एकदम अच्छा सा शहर दिख रहा है, ये एकदम व्यवस्था से बनाया गया शहर था और ये एक शहरी सभ्यता है। इस बात को भी ध्यान में कर लें। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में और कुछ जानकारी है। जहाँ बड़े बड़े भवन सभागार हुआ करते थे, स्नानागार हुआ करते थे, कच्ची पक्की ईंटों हुआ करते थे, कच्ची और पक्की का ईंटे से बने घर, ठीक है, चौड़ी सड़कें आदि स्थित थे। यहाँ पे देख लीजिए, ये चित्र दिखाया गया है सुंदर सुंदर जो बनाया गया था। आगे है अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में और भी जानकारी है। साथ ही सभ्यता के लोग हथियारों, आभूषणों, मूर्तियों और बर्तनों का निर्माण करना जानते थे। मतलब हथियार बनाना जानते थे, आभूषण, मूर्ति, बर्तन ये सब बनाना जानते थे। इनमें इनके निर्माण में तांबे, क्या चीज़ से बनाते थे, तांबे से, चांदी से, कांसे से। इसका मतलब है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तांबे को भी जानते थे, चांदी को भी जानते थे और कांसा को भी जानते थे, आदि का प्रयोग ज़्यादा मतलब करते थे। अब सिंधु सभ्यता के बारे में काल निर्धारण की बात किया गया है। सबका अपना अपना मत है, इससे पूछा नहीं जाता है। आप इस मत को एक बार पढ़ लीजिएगा, इसको इससे पूछा नहीं जाता है, सबके अपने अपने मत है, बस हम ऐसे ही रख दिए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल, प्रमुख स्थल के बारे में पूछा जाता है। मोहनजोदड़ो प्रमुख स्थल है, जो 1922 में खोज किया गया था रखालदास बनर्जी के द्वारा, ठीक है। मोहनजोदड़ो, ये जैसा कि इसको मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, तो इससे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि किसने खोज किया, किस नदी के किनारे हैं, कब खोज किया गया, इस तरह की बातें पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान रखना है। इसको क्या कहा जाता है, तो मृतकों का टीला। यह सिंध के लड़काना जिले में पड़ता है, पाकिस्तान में अभी लड़काना जिला है, इस बात को ध्यान में कर लें। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल और भी हैं। यहाँ से इसी प्रमुख स्थल से हमको जो है सूती कपड़े के जो मोहनजोदड़ो है, यहाँ से सूती कपड़े के अंश, महास्नानागार मिला है, पुरोहित के आवास मिले हैं। तो पूछा जाता है कि महास्नानागार का प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो आपको ध्यान रखना है मोहनजोदड़ो से। सूती कपड़े के अंश कहाँ मिले हैं, सभागार कहाँ मिले हैं, कांसे से बनी नर्तकी का नग्न मूर्ति, मतलब कांसे से बना नर्तकी का नग्न मूर्ति भी मिला है यहीं से। उसके बाद है तांबे का ढेर मिला है, पशुपति शिव मिला है। तो इसमें से कोई भी पूछ लिया जाता है कि इस साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। साथ में घोड़े के दांत भी मिले हैं, तो इसका मतलब है सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित थे। पाषाण युग में घोड़े लोग नहीं जानते थे, लेकिन सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग जो है क्या है, घोड़े के दांत मिले हैं, तो इसका मतलब है कि घोड़े से परिचित थे, रहे होंगे। सेल खड़ी से बनी बाट, मतलब बाट का मतलब नापने जोखने वाला को बाट कहते हैं, सेल खड़ी से बना हुआ था। पूछा जाता है कि बाट किसका बना था, तो सेल खड़ी का। चिमनी मिला है, साधु की मूर्ति मिली है, ये नर्तकी की मूर्ति है जो नगण्य अवस्था में है। तो इस तरह से ध्यान में कर लीजिए। उसके बाद है आपको सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल कालीबंगा है एक। कालीबंगा का खोज जो है ना
53 में 1953 में अमलानंद घोष के द्वारा किया गया था और बीके थापर के द्वारा। ठीक है, अमलानंद और थापर जो 1960 में 60 में बीके थापर किया था और 53 में अमलानंद घोष किए थे। कालीबंगा का अर्थ होता है काली की रंग की चूड़ी, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये स्थल अभी राजस्थान में पड़ता है, गंगा नगर जिले में पड़ रहा है। उसके बाद है साक्ष्य की बात करें तो यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, तो कच्चे ईंटा मिला है, उसके बाद अलंकृत ईंटा मिला है, बेलनाकार मोहर मिले हैं जो मेसोपोटामिया जैसी है। उसके बाद आपको है खेती के साक्ष्य मिले हैं, जूते हुए खेत। तो ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो कालीबंगा से मिला है, इस बात को ध्यान में कर लीजिए। जूते हुए खेत आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से याद रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में फसल की यहाँ पे थोड़ा सा और भी बताए गए हैं कि लकड़ी के बने पाइप मिले हैं। उसके बाद है फसल और नज़दीकी चना की फसल की जानकारी वहाँ से मिला है। सिंधु घाटी हड़प्पा की बात करें, हड़प्पा तो केंद्र ही था 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक है, और सहायक माधो स्वरूप वत्स रुक गया। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हड़प्पा की बात करें तो वर्ष 1921 में दयाराम साहनी और सहायक माधो स्वरूप वत्स के द्वारा किया गया था। पंजाब के मोंटगोमरी होगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गलती है, मोंटगोमरी जिला में जो है रावी नदी के तट पर। तो हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे है। किसने खोज किया, इस बात को ध्यान में रखिए। साक्ष्य यहाँ से पूछे जाते हैं, मोहर मिले हैं, कब्रिस्तान मिले हैं, मछुआरे के चित्र मिले हैं, अंकित बर्तन मिले हैं। उसके बाद है बालू, मतलब मछुआरा के अंकित बर्तन मिला है, बालू पत्थर की बनी 2 मूर्तियाँ मिली है, धोती पहने एक मूर्ति मिला है, और कांसे के सिक्का आपके लिए महत्वपूर्ण है। कांसे के सिक्का, शंख से बना बैल मिला है। अनाज का भंडारण, ठीक है, अनाज का भंडारण के कमरे जहाँ जौ और गेहूं के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो यहीं से मिले हैं हड़प्पा सभ्यता। अब हड़प्पा मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल था। अब चनहुद्रो की बात करें तो चनहुद्रो 31 में खोज किया था NG मजुमदार के द्वारा। ठीक है, चनहुद्रो मजुमदार के द्वारा खोज किया गया था। और उसके बाद है आपको ध्यान रखना है कि यह स्थल सिंध में स्थित है। कहाँ पे अभी स्थित है, सिंध में, इस बात को ध्यान में रखिएगा। साक्ष्य की बात करें तो वक्राकार ईंट कहाँ से प्राप्त हुए, तो यहीं से, मतलब वक्राकार का मतलब है कि एक जैसा आकृति नहीं, ये वक्राकार ईंट इसको कहते हैं। तो वक्राकार ईंट जो है ना यहीं से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद है आपको बिल्ली का पीछा करने वाला बात आप ध्यान रखिए। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो चनहुद्रो से। और एक चीज़ तो बिल्ली का पीछा करने वाला, एक लिपस्टिक वाला, 2 एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है कि बिल्ली के पीछा करते हुए साक्ष्य कहाँ से मिले हैं और लिपस्टिक के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। सजने संवरने वाली लिपस्टिक इसको कहते हैं। मनके भी यहीं से मिला है, मनके की कारखाना है। उसके बाद अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल कालीबंगा को तो बता दिए हैं, इसलिए ये दोबारा आ गया है, इसको छोड़ देते हैं। आगे है लोथल की बात कर लेते हैं। लोथल जो है ना रंगनाथ राव के द्वारा 1957 में इसकी खोज किया गया था। ये भोगवा नदी के किनारे है, गुजरात में अहमदाबाद में अभी पड़ रहा है, इतना बात आपको ध्यान रखना है। साक्ष्य की बात करें तो अग्नि वेदिका यहाँ से मिला है। पक्की मीट पूछा जाता है कि पक्की ईंट का प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो यही लोथल से, पक्की मिट्टी से बना नाव, पक्की मिट्टी से बना नाव का नमूना, मतलब नाव के नमूने कहाँ से मिले हैं, तो यहीं से। जहाज बनाने का स्थल, ठीक है, यही है। और उसके बाद है आपको फारस की मुहर, हाथी दांत का स्केल, घोड़े की लघु मूर्ति, मम्मी की आकृति। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे चीज़ें मिले हैं, लेकिन इसमें कौन इंपॉर्टेंट है, तो अग्नि की वेदिका आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है आपका चावल का दाना इंपॉर्टेंट है। चावल के दाने का साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो यहीं लोथल से। तो 2 चीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है आपको चालाक लोमड़ी की कहानी, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो 3 चीज़ आप कंफर्म ही कर लेंगे या लिख ही लेंगे जब आप वीडियो देखें। आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर आपको याद रखना है कि ये अभी जो है यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा 1998 में खोजा गया था। उत्तर प्रदेश में, वर्तमान में मेरठ जिले में पड़ता है, हिंडन नदी के किनारे है, इतना बात आपको ध्यान में रखना है।
रोपर की बात कर लेते हैं तो खुदाई 1953 में हुआ एकदत्त शर्मा के द्वारा, और ये सतलुज नदी के किनारे है, इस बात को ध्यान में रखिए, पंजाब में पड़ रहा है। साक्ष्य की बात करें तो तांबे की कुल्हाड़ी और आदमी और कुत्ते का एक कब्रगाह, आदमी और कुत्ते का कब्रगाह, तो ये दोनों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रोपर वाली आप ध्यान में कर लेंगे। उसके बाद आप बात करें हम सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख स्थलें की, तो 1964 में जगपति जोशी के द्वारा सुरकोटदा की खुदाई करवाई गई थी, और ये गुजरात के कच्छ नामक जगह पर है। साक्ष्य यहाँ से घोड़े की हड्डी मिला है और अनूठी प्रकार का कब्रगाह, मतलब एक अजब तरीके का कब्रगाह मिले हैं। अब बनवाली की बात कर लेते हैं तो इसकी खोज 1973 में RS बिष्ट के द्वारा किया गया था, और यह जो है हरियाणा के हिसार जिले में पड़ता है। RS बिष्ट के द्वारा किया गया एक खोज। अब उसके बाद है कि साक्ष्य जो है यहाँ तांबे का बना बानाग्र, मतलब बाण रखने वाला बानाग्र मिला है, वह कुल्हाड़ी मिले हैं। उसके बाद है आकृति का खिलौना मिला है, हल की आकृति का खिलौना, तो पूछा जाता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हल की आकृति का खिलौना। एगो जोते हुए खेत और हल की आकृति का खिलौना, ये दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए दोनों को एक जगह लिख लीजिएगा। पत्थर व ईंट के मकान मिले हैं, पत्थर व ईंट के मकान, उन्नत किस्म के जौ, सड़कों पर बैलगाड़ी के प्रमाण भी मिले हैं। ठीक है, बैलगाड़ी के निशान यहाँ से कहाँ से मिले हैं, तो बैलगाड़ी के निशान आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बनवाली, ब से बैलगाड़ी या ब से बनवाली, इस बात को ऐसे करके याद करेंगे तो याद रहेगा। और इसके बाद है आपको यहाँ से जो है तांबे का हो गया, वनाग्र बता ही दिए हैं, तो ये सारी चीज़ है जो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद है सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल में साक्ष्य जो है आपको ध्यान रखना है कि साक्ष्य क्या है, दुर्गम और मध्यम भाग के बीच भव्य इमारत के अवशेष, मतलब एक भव्य इमारत मिला है, चारों ओर दर्शकों को बैठने के लिए बनाई गई थी, मतलब एक भव्य इमारत मिला है जिसको हम दुर्भाग और मध्य भाग कहते हैं। ठीक है, उसके बीच में एक भव्य इमारत था जो दर्शकों को बैठने के लिए, सीढ़ीनुमा संरचना था, सूचना पट, विभिन्न प्रकार के जलाशय थे, ये सारे सिंधु घाटी के साक्ष्य हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल की बात तो कर ही लिए हैं, धौलावीरा की बात नहीं किए थे, धौलावीरा कर लेते हैं। इसकी खोज जो है जगपति जोशी और व्यापक खुदाई के मतलब रविंद्र बिष्ट करवाई गई थी, मतलब जगपति जोशी के द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन व्यापक खुदाई किसके द्वारा, रविंद्र बिष्ट के द्वारा, इसीलिए दोनों के नाम आते हैं। यह गुजरात राज्य के कक्ष में पड़ रहा है, ये भी गुजरात राज्य के कक्ष में पड़ रहा है। यह पहला ऐसा नगर है जो 3 भागों में बटा हुआ है, तो पूछा जाता है कि वो कौन सा नगर है जो 3 भागों में बटा हुआ है, तो ये है धौलावीरा। धौलावीरा याद रखेंगे कि 3 भागों में बटा हुआ है। उसके बाद आपको बता दें कि 3 भाग जो है सिंधु घाटी, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के पूजा अर्चना, तो क्या करते थे, सिंधु घाटी सभ्यता शिव जी के पूजा करते थे। ठीक है, किरात, शिकारी, नर्तक, धनुर्धर, नागधारी के स्वरूप में करते थे। शिव की पूजा किरात के रूप में, नर्तक के रूप में, धनुर्धर के रूप में और नागधारी के रूप में। वही मातृ देवी की भी पूजा करते थे। ठीक है, सौम्य एवं रौद्र रूप की पूजा करते थे मातृ देवी की। सिंधु सभ्यता में भक्ति व पूजा की अर्चना की बात की गई है। यहाँ पे देखिए पृथ्वी एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ में पौधा निकलता दिखाया गया है, मतलब एक स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ देखा, जो कि अवश्य ही पृथ्वी का स्वरूप है। प्रजनन शक्ति, मतलब प्रजनन शक्ति का लिंग का पूजा किया जाता था। वही वृक्ष में पीपल का और बबूल का पूजा किया जाता था। पशु में कुबर वाले सांड और वृषक का पूजा किया जाता था। नाग तथा अग्नि की पूजा किए जाते थे। तो इन सभी चीज़ों को पूजा किए जाते हैं, इस बात को ध्यान करना है। उसके बाद है सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयोग होने वाले माप तौल के साधन क्या क्या थे, तो लोथल में हाथी दांत से बनाया गया पैमाना था, मतलब हाथी के दांत से बनाया गया पैमाना नाप तौल में काम आता था। मोहनजोदड़ो में सेलखड़ी का बनाया हुआ, तो पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो का पैमाना किससे बने थे, तो हाथी दांत। वही लोथल का पैमाना किससे बना, तो हाथी दांत। और मोहनजोदड़ो का जो पैमाना बना था वो सेलखड़ी और सीप का बना होता था। ठीक है, ये बाट बनाए जाते थे, इस बात को ध्यान में, जिनमें माना जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोग माप तौल की इकाई से
परिचित थे, मतलब माप तौल वो जानते थे। सिंधु सभ्यता में परिवहन व्यवस्था की बात करते हैं तो लोथल से पक्की ईंट की नाव, ये तो बताए ही हैं कि लोथल से पक्का ईंट का नाव का चिन्ह मिला है, तथा मोहनजोदड़ो से भी प्राप्त मुहर, चालू कर दें, यहाँ पे देख लीजिए मोहनजोदड़ो जो है लोथल से पक्की, ये बता दिए हैं। नाव के प्रयोग से यहाँ प्रमाण, यहाँ बोला है प्राप्त मोहरों में नाव के प्रयोग से यह प्रमाणित होता है कि जल मार्ग पर नाव या जहाज का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, मतलब ये मोहरों से प्राप्त, मोहर पर नाव का चिन्ह था, इसलिए ऐसा लग रहा है, जिसका प्रमाण नदियों के किनारे बसे लोथल, रंगपुर, बालकोट, सुतकाकोह आदि प्रमुख बंदरगाह थे। तो पूछा जाता है कि कौन कौन से बंदरगाह थे, तो आपको याद रखना है। लोथल कई बार पूछा गया है, लेकिन अब एग्जाम में हो सकता है तो पूछ दे सकता है कि कौन कौन बंदरगाह थे। तो ये सारे के सारे बंदरगाह ही थे, सब नदी के किनारे था, इसलिए सब के सब बंदरगाह थे। बालकोट हो गया, रंगपुर हो गया, लोथल हो गया, सुतका को। अब है पुरातात्विक साक्ष्य की बात कर लेते हैं। तो चित्रित धूसर मृदभांड, याद रखिएगा कि धूसर मृदभांड यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इससे पहले हमने पाषाण के बारे में बताया था, वहाँ के काले मृदभांड और लाल मृदभांड की बात किए थे। धूसर मृदभांड संस्कृति के 109, यहाँ धूसर मृदभांड संस्कृति जो है 1700 से लेकर के 1800 BC माना जाता है, इस बात को ध्यान रखना है। खुदाई में हरियाणा के पास भगवानपुरा में 13 कमरे वाली जो है भवन, ये सब आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, ध्यान रखिएगा, लेकिन पढ़ लीजिएगा एक बार। अब यहाँ पे देखिए, ये चीज़ हम बता दिए हैं आपको। वैदिक सभ्यता की बात करते हैं। वैदिक सभ्यता अब आ गया है, जैसा कि हम आपको बता दिए हैं कि हम आपको पाषाण बता चुके हैं, पाषाण से जो पूछे जाने वाले हैं पाषाण, उसके बाद है सिंधु घाटी सभ्यता आपका हो गया। अब वैदिक सभ्यता की बात करते हैं। ठीक है, प्राचीन इतिहास में वैदिक सभ्यता का भी एक बहुत बड़ा रोल है। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद आर्य सभ्यता आता है, जिसको हम वैदिक सभ्यता के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, ये आर्यों की सभ्यता थी, इसी ही वैदिक सभ्यता, ठीक है, वैदिक सिविलाइजेशन कहा गया है। वैदिक सभ्यता के 2 कालखंडों में विभाजित किया गया है, एक ऋग्वैदिक है, एक उत्तर वैदिक। ठीक है, वैदिक सभ्यता, ऋग्वैदिक सभ्यता के ज्ञान का मूल स्रोत ऋग्वेद है। ठीक है, ऋग्वैदिक सभ्यता का जितने भी ज्ञान के स्रोत हैं सबके सब ऋग्वेद से प्राप्त हुए हैं, इसीलिए यह सभ्यता उसी नाम से लिखा गया है। ऋग्वैदिक काल से अभिप्राय उस काल से हैं जिनका विवेचना ऋग्वेद में मिलता है। इस काल के अध्ययन के लिए 2 प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध है, मतलब इसको अध्ययन के लिए 2 प्रकार के साक्ष्य, एक तो पुरातात्विक है और दूसरा साहित्यक है। अर्थात आपको ध्यान रखना है कि पाषाण काल का जो साक्ष्य है वो सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य मिलेगा। लेकिन ये जो ऋग्वैदिक है इसमें आपको पुरातात्विक और साहित्यक दोनों मिलते हैं। और इसमें जो है सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो वो अध ऐतिहासिक में आता है, याद रखिएगा। साक्ष्य तो साहित्यक मिले हैं लेकिन उसको पढ़े नहीं गए हैं, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो साक्ष्य होगा वो अध ऐतिहासिक काल के रूप में वर्णित होगा। तो अब यहाँ पुरातात्विक साक्ष्य की बात कर लेते हैं, क्या क्या मिले हैं। तो पुरातात्विक साक्ष्य की बारे में हम ये ऑलरेडी ये बता दिए हैं, सब उन्हीं का पुरातात्विक साक्ष्य जो है उसी का है। ठीक है, याद रखिएगा। साहित्यक साक्ष्य की बात कर ले रहे हैं। साहित्यक साक्ष्य में क्या क्या मिले हैं, तो ऋग्वेद इसमें 10 मंडल की मिले हैं। ठीक है, ऋग्वेद में 10 मंडल और सूक्त जो है 1028 सूक्त का वर्णन है। पहला और 10वां ये बाद में जोड़ा गया है, बाद बाकी ये सब पुराना है, दूसरा से लेकर 7वां तक पुराना है। तो पूछा जाता है कि कौन नया मंडल है, तो पहला और 10वां, और कौन पुराना मंडल है, तो 2 से लेकर के 7 तक सबके सब पुराना मंडल है। याद रखिएगा, 10 मंडल में 2 गो नया है और बाद बाकी सब पुराना है। आगे है वैदिक सभ्यता के काल निर्धारण। काल निर्धारण देख लीजिए, बाल गंगाधर कह रहे हैं कि 6000 BC है इसका सभ्यता। ठीक है, आर्यों के आगमन की बात कर रहे हैं कि बाल गंगाधर कह रहे हैं 6000 ईस्वी में आए होंगे, BC में आए होंगे। और वही हरमन जैकोबी के अनुसार, अलग अलग लोगों के अनुसार अलग अलग चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। ये सबसे पूछे नहीं जाएंगे क्योंकि इसमें विवाद है, जिसमें विवाद रहता है उससे प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन जानकारी के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। लेकिन इससे पूछे जाते हैं प्रश्न, याद रखिए। आर्यों के मूल निवासी स्थान की बात करता है, तो
आर्यों के निवास के बारे में भी अनेक विद्वानों का अनेक मत है, लेकिन पूछ लिए जाते हैं कि इनके अनुसार कहाँ के है। तो बाल गंगाधर तिलक कहे थे कि आर्कटिक प्रदेश से आए थे आर्य। कहाँ से आए थे? आर्कटिक। वही विलियम जोन्स कहे थे कि यूरोप से आए हैं। ठीक है। वही वही पी गाइल्स के अनुसार कहा गया हंगरी और डेन्यूब नदी से आया है। वही मैक्स मूलर के अनुसार पूछा गया है एग्जाम में, और बाल गंगाधर तिलक, ये दोनों वाला याद कर लीजिएगा। ये मध्य एशिया से कह रहे हैं और ये आर्कटिक प्रदेश से। एक स्वामी दयानंद सरस्वती वाला भी पूछा गया एग्जाम में, ये कहे थे कि तिब्बत से आया है। तो 3 गो का नाम आपको ध्यान आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दयानंद सरस्वती हो गया, उसके बाद है एक मैक्स मूलर हो गया, और एक हो गया बाल गंगाधर तिलक। मध्य एशिया वाला ज़्यादा पूछा गया है, इस बात को ध्यान में कर लें। उसके बाद है आर्यों के संघर्ष की बात। आर्य के संघर्ष की बात करें तो आर्य जो है ना गैरिक मृदभांड एवं लाल काले मृदभांड वाले लोगों से हुआ। ठीक है। आर्यों का संघर्ष किससे हुआ? तो जो लाल काला मृदभांड रखता था उससे आर्यों का संघर्ष हुआ। आर्यों के विजय होने के कारण घोड़े चलित रथ, मतलब उनके पास घोड़ा से चलने वाला रथ था, इसीलिए आर्य विजय हुए और आर्य सारा देश में फैल गया। ठीक है। कांसे के अच्छे उपकरण, और उनके पास कांसा के उपकरण भी हुआ करते थे, कवच के रूप में काम करते थे। विशिष्ट प्रकार के बंद करो, कहाँ से आ गया? विशिष्ट प्रकार के दुर्ग का प्रयोग आर्य संभवतः करते थे, इस बात को ध्यान में रखेंगे। लेकिन याद रखिए कि घोड़े से परिचित थे और घोड़े का रथ के भी उपयोग उन्होंने किया, इसीलिए संघर्ष में जीता। संघर्ष की बात करें तो वे धनुष बाण का भी प्रयोग करते थे। 2 प्रकार के बाणों होते थे। पहला विषाक्त बाण होता था एवं सिंह के सिरा वाला, दूसरा होता था तांबे के मुख वाला। ठीक है। सिंह के सिरा और तांबे के मुख वाला। देखो तो पहला विषाक्त एवं सिंग वाली सिरा हुआ करता था उसके बाण में, और दूसरा तांबे के मुख वाला। इसके अतिरिक्त बर्छी, भाला, फरासा, तलवार, ये सब उनका शस्त्र था, इस बात को ध्यान में रखेंगे। उसके बाद है राजनीतिक अव्यवस्था की बात कर लेते हैं। तो राजा जो है वैदिक युग के राष्ट्र या जनपद की मुखिया हुआ करते थे। राजा जो होते थे वो राष्ट्र या जनपद का क्या होते थे? मुखिया होते थे। सामान्यतः राजा का पुत्र ही पिता की मृत्यु के बाद राजा पद प्राप्त करता था। और वैदिक सभ्यता न्याय व्यवस्था की बात करें वहाँ पे, तो विचारकों के अनुसार इस काल में विधि या धर्म की सर्वोच्चता की घोषणा नहीं की गई थी। मतलब कानून के बारे में कोई ऐसा घोषणा नहीं मिलता है। तो कानून की जानकारी और धर्म की जानकारी यहाँ पे नहीं मिलता, वरन राज सत्ता द्वारा इसके पालन पर भी जोर दिया था। ठीक है। लेकिन जो है कि राज सत्ता पर पालन करने की बात कहा गया था, जिसे धर्मन के बाद धर्म शब्द में प्रयोग में लाया गया। मतलब ऋग्वेद में विधि व्यवहार के लिए धर्मन का प्रयोग किया जाता था, जो आगे चल करके धर्म बन गया। ठीक है। धर्मन शब्द जो है ना धर्म बन गया। तो पूछा जाता है कि धर्म का बारे में था जानकारी या नहीं, तो धर्म जो नहीं था, विधि व्यवस्था के लिए धर्मन शब्द का प्रयोग किया जाता था, जिसको आगे चल करके लोग धर्म कहने। वैदिक सभ्यता के अर्थव्यवस्था की बात करें तो वन्य प्रदेशों की साफ कर आर्यों ने देश में अपने ग्रामों की स्थापना की। तो ये ग्रामीण सभ्यता था, इस बात को ध्यान में कर लीजिए। ठीक है। इस प्रक्रिया में संपूर्ण पंजाब, सैंधव प्रदेश, उत्तरी भारत इस प्रक्रिया में हुआ करते थे। वैदिक सभ्यता की अर्थव्यवस्था ऋग्वैदिक कालीन समाज में ग्राम सबसे छोटी राजनीतिक इकाई हुआ करता था। मतलब सबसे छोटी इकाई में कौन होता था? ग्राम होता था। ये याद रखेंगे कि सबसे निचले पौधान पर ग्राम होते थे। इस युग के प्रारंभिक चरण में आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक अस्थिरता बनी रही। मतलब स्थिर नहीं थे लोग, न तो आर्थिक रूप से, न सामाजिक रूप से, और न ही राजनीतिक रूप से। आर्यजनों में संयुक्त परिवार प्रथा चलता था। मतलब लोग संयुक्त रूप से रहा करते थे। उसके बाद है आर्य मुख्यतः 3 धातुओं का प्रयोग किए, सोना, तांबा और कांसा। सोना, तांबा और कांसा मुख्य रूप से। महिलाएं कपड़े बुनने का कार्य करती थी। लकड़ी की कटाई, धातु उद्योग, बुनाई, कुम्हारी और बढ़ईगिरी आदि शिल्प प्रचलित थी। मतलब ये सारे चीज़ काम हुआ करते थे उस समय। लकड़ी की कटाई करना है, धातु का उद्योग बनाना है, ये सभी काम जो है किसमें? वैदिक सभ्यता में हुए थे।
तो यहीं पे हमारा वैदिक सभ्यता एंड होता है। वैदिक सभ्यता से जानकारी जो है आपको यहीं पे है। अब आगे हम बौद्ध धर्म, जैन धर्म और मगध साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य को बता करके आपका प्राचीन इतिहास खत्म कर दिया जाएगा कल। उसके बाद मध्यकालीन इतिहास, उसके बाद आधुनिक इतिहास बता करके पूरा इतिहास खत्म किया।